ओके, आज संडे है, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जेन जी प्रोटेस्ट, ठीक है। जेन जी वो होते हैं जो 1997 से 2012 तक जिनका भी जन्म हुआ उनको जेन जी बोलते हैं। वाई आर वी डिस्कसिंग दिस? बिकॉज हमारे पे भगवान की बहुत कृपा है, हमारे पे मतलब देश पे, भारत देश पे भगवान की बहुत कृपा है। एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड, होता है ना, विद ब्यूटीफुल नेबर्स। ऐसे नेबर्स जो बेचारे कभी शांति नहीं रह पाते हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कहानी। रिसेंटली श्रीलंका, बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स नेपाल ऑल्सो, सब में अपना प्रोटेस्ट चल रहा था जिसको जेन जी प्रोटेस्ट बोला गया, ठीक है। सब में टर्मोइल चल रहा था। टेक्निकली सबका टर्मोइल अब खत्म हो रहा, मतलब होता है ना, जितना खिंचातनी अनसर्टेनिटी थी वो अब सब खत्म होने पर आ गया है। तो अब यू विल हैव अ बेटर पिक्चर कि हुआ क्या, क्या फोर्सेस थे उसके बिहाइंड, और क्या निष्कर्ष, क्या सर्कमस्टांसेस, क्या रिजल्ट आया, ठीक है। जो मेजोरिटी आपको दिखाया जाता है, बोला जाता है, ठीक है, थ्योरीज, आज हम उससे डिफरेंट देखेंगे कि होता है ना, जो लॉलीपॉप आपको बेचा जाता है, एक्चुअल में ऐसा क्या। और पहले बता दो, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरीज, ठीक है। एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है वो बस थ्योरी होता है ना। कोई सामने प्रेसिडेंट निकल के, जैसे अमेरिका का ईरान के लिए क्या मन में है, होता है ना, मंशा क्या है उसकी, वो एग्जैक्टली तो बोला नहीं जा रहा ना, बस बिहाइंड द बैक क्या चल रहा है कि सबको पता है भाई ऑयल कैप्चर करना है। उसी सेंस में आज हम लोग करेंगे जेन जी प्रोटेस्ट। और एक बहुत अच्छा शब्द, बहुत छोटा शब्द जो आपने सुना है, जिसको बोलते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट, ठीक है। ब्रीफली देखो, डीप स्टेट हैज अ मीनिंग इन इट्स ओन सेंस, ठीक है। जैसे डार्क वेब होता है, डार्क पैटर्न होता है, ये इंटरनेट के जमाने के शब्द हैं। पर डीप स्टेट एक शब्द है जो प्राइमोर्डियल टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। कि एक ऐसा शब्द जो हम आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सिंपल बता देता हूं, कहा जाता है, बस कहा जाता है, ठीक है। ये थ्योरी है क्योंकि कोई ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंट इसके बारे में नहीं आया है। कहा जाता है कि दुनिया में रफली 10, 12, 15, 50 ऐसी फैमिलीज हैं जो सारी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। कि आपकी मंशा, सरकार कहां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन सा डिसीजन ले रही है, नहीं ले पा रहे, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू फैमिलीज। इसी को बोलते हैं डीप स्टेट। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कब आया था? अगेन इट इज अ थ्योरी, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, पहले बता दे रहा, थ्योरी है। कि जब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन, मर्डर, खुद सीआईए ने सोचा, समझा और क्रिएट किया, तब इस डीप स्टेट को बहुत ज्यादा न्यूज में आया कि भाई ऐसा एक होता है ना, कम्युनिटी, एक सिंडिकेट है जिसको बोलते हैं, एक इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी नाम तो सुना होगा आपने ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने हिसाब से दुनिया के सबसे पावरफुल देश, राष्ट्र के प्रेसिडेंट को भी बदल सकते हैं। उस टाइम ये बहुत प्रोमिनेंस में आया था। आज उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट आई ट्राई टू शो योर लिंकेजेस कि हाउ दो देशों में, दो देश बोल रहा हूं, हमारे दो ब्यूटीफुल देश, एक नेपाल और एक बांग्लादेश में सेम चीज हुआ। दोनों जगह हुआ जेन जी प्रोटेस्ट, पर दोनों का आउटकम कितना डिफरेंट था। उस आउटकम से आपको पता चलेगा कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन दोनों प्रोटेस्ट के पीछे जो ताकतें थी, उनका इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा कि एंड में जो आज हो रहा है उससे एक नेचुरल था और एक अननेचुरल था। होता ना, जहां डीप स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा वहां अननेचुरल चीजें होना चालू हो जाएंगी, और जैसे उनका मतलब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ अचानक से डिप करता है, ठीक है। एक एक करके ये सब देखेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। और इल्यूमिनाटी शब्द सुना होगा आपने, कोई कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं है ये, ना ही कोई रिसर्च पेपर पब्लिश है। इट इज जस्ट व्हाट पीपल टॉक अबाउट, एंड टू सम एक्सटेंट इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट टॉपिक, ठीक है। ब्यूटीफुल लग रहा है जेन जी प्रोटेस्ट। अभी पहले देखो कहां कहां जेन जी प्रोटेस्ट दुनिया में चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि जो डीप स्टेट है या फिर ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर्स का दुनिया भर में इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब इंडिया से लेके पूरी दुनिया घूम लो, हर जगह प्रोटेस्ट है। इनफैक्ट इसमें यूएसए का नाम नहीं है, पर यूएसए में भी कुछ हद तक होता है ना, नाम के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए डीप प्रोटेस्ट चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, याद होगा आपको, ब्लैक लाइव्स मैटर भी एक प्रोटेस्ट था जो लिबरल कंट्रीज है, अमेरिका में भी होता है। और श्रीलंका, इकोनॉमिक क्राइसिस भरा पड़ा था। इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, मैडागास्कर, मोरक्को, केनिया, तंजानिया, बांग्लादेश, मेहिको या मेक्सिको और पेरू, सबको, सबके बारे में एक एक लाइन डिस्कस करेंगे कि भाई सब में क्या क्या चला है, ताकि आप बेटर समझ पाएंगे कि देखो डीप स्टेट भी आपके स्टेट में तब इन्वॉल्व हो पाएगा जब आप उसको एक रीजन देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ईरान, ईरान ने अपने ही देश में आम जनता को कुचल दिया, ठीक है। इन द सेम केस बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने भी रफली अपने ही कॉलेज स्टूडेंट्स को मरवा दिया। तो फिर डीप स्टेट को एक लूप होल मिलता है, होता है ना, पावरफुल पीपल को एक लूप होल मिलता है कि हाँ, नाउ वी कैन गेट इनसाइड। तो वो लूप होल इन सब में क्या क्या था या है वो देखेंगे एक एक करके, ठीक है। समझिएगा, सबसे पहला, हाँ, मेन आइडिया जो था वो ये है, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब, ठीक है। अब समझना पैरेलली, ब्रीफ में समझ जाओ पहले पैरेलली, कि हमारे जस्ट नेपाल में भी जेन जी प्रोटेस्ट चला, रिजीम चेंज हुआ एंड ही इज द न्यू प्रेसिडेंट। एंड देन सेम में हमारे राइट साइड में भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था, शेख हसीना फ्लेड टू इंडिया, फिर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चले, उनको फांसी की सजा भी दी गई है। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल प्रिजनर्स या पॉलिटिकल रिपैट्रिएट्स का क्या प्रोविजन है, नहीं वो अलग टॉपिक। पर शेख हसीना आ गए, फिर ये साहब
ये नोबेल लॉरेट हैं। भाई क्या बोलूं उनके बारे में, समझ जाना, ठीक है। मतलब पूरा इंडिया और बांग्लादेश में भसड़ मचा दिया, पर अब आपको दिखेगा कि इनके होते हुए हाउ डीप स्टेट वाज कंट्रोलिंग बांग्लादेश। और अब जब ये हट चुके हैं, सब कुछ अब लगता है कि नॉर्मलाइज हो गया अचानक से। मतलब जब तक ये थे, हिंदूज के प्रति अत्याचार हो रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरा बांग्लादेश जल रहा था, टर्मोइल था। एक बार इलेक्शंस हुए, ये साहब, ही इज द सन ऑफ द फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश, और ये जैसे आया ना, अचानक से डिप हुआ, ठीक है। तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये था ब्रीफ एंड बस पासिंग बाय रेफरेंस। मोदी जी को टाइम मैगजीन से हटा दिया गया टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल को, और ही द बीइंग द पीएम ऑफ जस्ट वेरी स्मॉल नेशन नेपाल, he has got a place in 100 most influential people, most powerful people। बस एक बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोदी जी का कद कुछ कम हो गया, हो ही नहीं सकता। एक मैगजीन मोदी जी का कद डिफाइन नहीं कर सकता, बट बस पासिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। एक एक करके देखिए कहां कहां क्या क्या हुआ। नाम से होगा, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, करप्शन चल रहा था, तो लोग सड़कों पर उतर आए, होता लूपहोल दे दिया गया। सेम इज विद इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था कि जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, उनकी सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी गई। तो भाई देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप नेता लोग का सैलरी बढ़ाओगे तो प्रोटेस्ट हो गया, समझ रहे हैं, लूपहोल्स, कि भाई अचानक से फंडिंग आना चालू हो जाता है, लूपहोल। उसके बाद देखिए, ये हमारा नाम का है फिलीपींस। फिलीपींस में इंटरेस्टिंग हुआ था कि फिलीपींस में फ्लड आ गई, तो फ्लड आने से क्या होता है, रिलीफ वर्क चालू होता है। पर रिलीफ वर्क का ठेकेदार, मतलब रिलीफ वर्क का कॉन्ट्रैक्ट अगेन जो नेपोटिज्म किया गया, पावरफुल पीपल को, लोगों को दिया गया, तो रिलीफ वर्क के नाम पे कुछ नहीं हुआ, तो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उसका आर फेवरेट, दिस इज अ फोटो ऑफ श्रीलंका, ठीक है। सॉरी, दिस इज अ फोटो ऑफ नेपाल। नेपाल में एक बहुत फेमस होटल है जिसको जला दिया गया था। तो नेपाल में भी यही हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट था, गरीबी ज्यादा थी, और जो होता है ना, जो मेन वहां के लीडर्स हैं, पीपल इन पावर, उनके बेटे लोग मस्त फॉरेन में लाइफ जी रहे थे और पोस्ट भी कर रहे थे कि वी आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो इससे डिसकंटेंट चालू हुआ, बिकॉज नेपाल है, अपना बॉर्डर है, और आगे इसी की जरूरत है, तो ब्रीफ में समझा दे रहा हूं। तो प्रोटेस्ट चालू हुआ, तो इसमें सरकार ने एक बुद्धिमत्ता का काम किया, होता है ना, बुद्धिमत्ता का काम यह क्या, उन्होंने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। नॉट जस्ट सोशल मीडिया, उन्होंने रफली 20 से 25 सोशल मीडिया, पूरा वेबसाइट्स, ऐप ही बैन कर दिया। अब सोचिए अनएम्प्लॉयमेंट पहले से है, अब कुछ लोग जो यूट्यूब से कमाते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से कमाते हैं, आपने उनका भी लगा डाला, तो बस चिंगारी को ईंधन मिल गया और पूरा प्रोटेस्ट चालू हो गया। ये थे ब्रीफ। उसके बाद ये है मैडागास्कर। देखो मैडागास्कर में इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि प्रोटेस्ट चालू हुआ, उसमें ब्रूटली सप्रेस किया। देखो इलेक्ट्रिसिटी सबका कॉस्ट बढ़ने लगा था, तो लोग प्रोटेस्ट में बाहर आ गए। जैसे प्रोटेस्ट में बाहर आए तो मिलिट्री को बुला लिया, मिलिट्री ने कुचल दिया ब्रूटली, तो प्रोटेस्ट और बढ़ गए। सिमिलर विद मोरक्को, उसके जस्ट नीचे था, ये है मोरक्को, ठीक है। हाँ मोरक्को दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, सॉरी, बट दिस इज मोरक्को। मोरक्को में भी सेम चीज हुआ कि वहां मोरक्को में 8 फीमेल हु वर गिविंग बर्थ, दे डाइड, ठीक है। अब जो ये हुआ तो लोगों का सवाल उठाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है भाई, हॉस्पिटल्स कहाँ है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब कहाँ है। फिर पता चला मोरक्को 2030 में जो फीफा होने वाला है ना, उसके लिए बिल्डिंग बना रहा है, स्टेडियम बना रहा है। अब आम आदमी को गुस्सा आ गया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल, टीचर, डॉक्टर ये नहीं है, और तुम्हें बिल्डिंग चाहिए मोरक्को के लिए, सॉरी फीफा के लिए, तो प्रोटेस्ट चालू हो गया। उसके बाद दिस इज अ फोटो ऑफ केनिया। केनिया में हुआ था कि टैक्सेस बढ़ाए गए, अनएम्प्लॉयमेंट घटा, सेम। दिस वाज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इस ये है देश तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। दिस वाज केनिया, दिस इज तंजानिया। तंजानिया में हुआ, जो रूलिंग पार्टी थी फिर से इलेक्शंस हुआ एंड इट वन 98%, शी इज द लेडी हु वन। इसमें क्लेम किया गया कि इलेक्शंस वर रिग्ड और ऑपोजिशन पार्टी को पार्टी लेने नहीं दिया गया। तो सोचो 98% को जीत के आया, तो यही हुआ होगा ना कि ऑपोजिशन पार्टी को खड़े ही मत होने दो। जैसे बांग्लादेश में सिमिलर नोट करना कि अवामी लीग को, शेख हसीना को बोला भाई पार्टी हटा दो, आप लड़ ही नहीं पाओगे, तो यहां वही हुआ। तो बस पीपल रोज एंड रिवोल्ट, कनेक्ट कीजिएगा, सब में देयर वाज सम डिसकंटेंट व्हिच एक्टेड एज फ्यूल, व्हिच एक्टेड एज ईंधन। आगे ये है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही यार कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो मेन रूलिंग पार्टी थी, पहले बड़े भाई रूल करते थे, फिर छोटे भाई रूल करते थे, और पूरा करप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इंटरेस्टिंग जो था वो था भाई, पीपल वर, मतलब इंडोनेशिया टू सम एक्सटेंट कंसिडर्ड अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, है ना, बट स्टिल उसमें वही अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी की वजह से। लास्ट इज दिस प्लेस, और पेरू। अच्छा ये हम लोग उल्टा जा रहे हैं यार, इधर होना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश का आपको पता है, फिर से बता दे रहा, शेख हसीना के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा था, उन्होंने सबको कुचल दिया, बस भड़क गए बच्चे। मेक्सिको, लास्ट मंथ मेक्सिको में पूरे ड्रग कार्टेल का जो हेड था ना, द बिगेस्ट ड्रग कार्टेल का हेड को मार दिया गया। अब अलग अराजकता वहां फैली हुई है। उससे पहले क्या था, लोगों को लगता था कि ड्रग कार्टेल और गवर्नमेंट साथ में काम कर रही है,
उससे क्या नशा भी हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, ब्रूटैलिटी भी हो रहा है, तो दे रिवोल्टेड। पेरू में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। पेरू में जैसे इंडिया में आयुष्मान भारत है ना, इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स है ना जो आप सस्ते दामों में हेल्थ के लिए, जन आवास योजना, बहुत कुछ है जो कम दामों में आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। सेम चीज पेरू में जो पेंशन के लिए प्रीमियम था ना, वो क्या किया, पहले प्रीमियम बढ़ा दिया गया, प्लस एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया कि भाई आप प्राइवेट कंपनी से सरकारी पेंशन लो। तब सोच के देखो, प्राइवेट अगर आ जाए तो देयर इज बहुत सारे क्लॉजेस ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जन औषधि योजना या जन आरोग्य योजना। जो कोरोना टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम फ्री रखे थे, तो जब लोग वहां जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मना कर देते थे, जबकि प्रोविजन था कि आप अगर जाएंगे देयर कैन नॉट डिनाई यू ऑन द बेसिस ऑफ आयुष्मान भारत कार्ड, बट स्टिल दे डिनाइड। उसी केस में पेरू में लोगों को यही लगा कि भाई प्राइवेट को देने की क्या जरूरत है, प्लस प्रीमियम बढ़ जा रही, तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आया, तो दे रिवोल्टेड। ब्रीफ, आप समझे, सारी दुनिया में रिवोल्ट चल रहा है। सिमिलरली यूएस में भी ब्लैक लाइव्स मैटर चालू हुआ, अरब स्प्रिंग, बहुत सारे रिवोल्ट चले। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, ये रेलेवेंस देखेंगे हम लोग बाद में कि रेलेवेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये एग्जाम रेलेवेंट हो जाएगा। अच्छा समझ जाओ, रेलेवेंस पेपर 2 पेपर 3, जीएस पेपर 2 पेपर 3। डेफिनेशन क्या होता है एक प्रोटेस्ट का? देखो 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, देयर हैज टू बी नंबर्स, आप अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हो, नो वन केयर्स, देयर हैज टू नंबर्स। सेकंड, देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग आइडियोलॉजी, कि कुछ तो होगा ना जो आप बदलना चाहते हैं, वो स्ट्रांग आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। और थर्ड, इट शुड बी लॉन्ग ड्रॉन, ऐसा नहीं कि भाई आज मन किया 1000 लोग मिल गए या 10,000 लोग मिले कल खत्म हो गए, नहीं। ये 3 चीज देखो, इट्स नॉट रिटन, बट ये 3 चीजें जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम अ कंट्री हु इज फेमस फॉर इट्स नॉन वायलेंट रिवोल्ट। आजादी से पहले से लेके आज तक हमारे पास एक जंतर मंतर जगह बनी हुई है जहां सब रिवोल्ट करते हैं। तो ये 3 बेसिक था। उसके बाद रोल ऑफ डिजिटल मीडिया। रोल ऑफ डिजिटल मीडिया बस ये कहना चाहता है कि नाउ वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यू आर द सिटीजन ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। कि दुनिया में पेरू में कुछ हो रहा है, मैक्सिमम में कुछ हो रहा है, तो आपको उसी टाइम पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद या कल, नहीं, इट इज बीइंग इन रियल टाइम। नाउ पीपल आर रिवोल्टिंग फॉर, और क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईरान में लोगों को मारा गया तो सारी दुनिया एक साथ खड़ी हुई, बिकॉज पीपल स्टार्टेड फीलिंग फॉर ईच अदर। इसी को कुछ हद तक नेक्स्ट वर्ड जो है इमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब डिजिटल डेमोक्रेसी को या इमोशनल डेमोक्रेसी को इमोक्रेसी बोलते हैं। कि पीपल आर नॉट एसोसिएटेड जस्ट देश के बाउंड्री से नहीं, अब लोग उससे ज्यादा सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई वहां अगर कुछ गलत हो रहा है तो वील स्टार्ट, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजीम चेंज, ये तो नॉर्मल, ये आगे हम लोग देखें व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। करप्शन वरप्शन, कुछ इमीडिएट कॉजेज होते हैं, कुछ फंडामेंटल कॉजेज होते हैं, लॉन्ग ड्रॉन, ये सब आप लोग देख लोगे। अब काम की चीज पे आ जाओ। ठीक है, नए पीएम ऑफ नेपाल इज, इनका नाम बलेन शाह। ठीक है, ही इज 35 years old एंड ही वाज अ रैपर, बता दे रहा हूं, ही वाज अ रैपर। ठीक है, और ब्रीफ में इन्होंने जो नेपाल के जेन-ज़ी प्रोटेस्ट था उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं किया। जस्ट उस टाइम इन्होंने एक गाना बनाया था जिसका नाम था नेपाल हंसेगा, मतलब इन द लॉन्ग रन इट विल बी नेपाल जिसकी विक्ट्री होगी। नेपाल एज अ कंट्री, नेपाल एज इट्स ट्रू कोर सिटीजंस विल विन। तो उसके बाद से बहुत फेमस हो गए एंड ही वाज द मेयर ऑफ काठमांडू। ब्रीफ, ठीक है, ये साहब के बारे में बताने का मन नहीं है, बट ही इज अ नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक्स, अब पता नहीं कैसे। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। जब से ये 1 साल से बांग्लादेश में कमान संभाले तब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी खत्म हो गई है। ठीक है, एंड ही इज अ पॉलिटिकल फिगर, डॉटर ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बस समझना आपको, यह कहानी यहां से शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। चारों जगह प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, बांग्लादेश में भी, और सॉरी बांग्लादेश इधर हमारा, और नेपाल में भी, और दोनों में इक्विवेलेंट प्रोटेस्ट खत्म हो गया, रिजीम चेंज हुआ, दोनों में पॉलिटिकल बैकिंग हुई, दोनों में अच्छे से इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद ये साहब इधर जीत के आए, ये साहब इधर जीत के आए। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, जब साहब जीत के आए ना, तो उनके हिसाब से उसके बाद इनका आइडियोलॉजी से आपको दिखेगा दैट दिस प्रोटेस्ट वाज टू सम एक्सटेंट अ वेरी जेन्युइन प्रोटेस्ट। कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनका कोर बैकिंग था कि वहां के लोगों में सही में डिसकंटेंट था। क्योंकि अब जब इलेक्शंस हो गए और लोग जो चाहते थे, पीपल केम इन पावर, दे आर नाउ केटरिंग टू दोज डिमांड्स कि भाई जिसके वजह से रिवोल्ट हुआ एंड में वही ठीक होना चाहिए। पर इस केस में वो नहीं दिखेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये साहब थे पार्टी में, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, हिंदूज के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है। ठीक है, अब अचानक से देखिए सब गिर गया है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन दिखता है कि पीछे देयर वाज समवन हु वाज ट्राइंग टू कंट्रोल इट, कि वो चाहता था कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो और बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने लगे। अब सोचो अचानक से कैसे बंद हो गया यार सब कुछ। पहले मतलब 50-60 साल से ना पाकिस्तानीज को अलग से वीजा लेना पड़ता था यहां जाने के, देयर वाज नो बायलैटरल ट्रेड, देयर वाज नो कनेक्शन। बट इनके दौरान में सब होने लगा कि वहां के लोग इधर ही बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, मस्त घूम फिर रहे हैं। Terrorists were invited on the borders of Bangladesh that was touching India.
अब अचानक से कैसे बंद हो गया? तो ऐसा माना जाता है कि इट वॉज वेरी सिस्टमाइज्ड, कि भाई सोच समझ के ऐसा टाइम चूज किया कि हाँ रिवोल्ट है, डिसकंटेंट है, सिमरिंग डिसकंटेंट है, उसी के बीच में डीप स्टेट ने पैसा लगाया और रिवोल्ट को आग दी ताकि इंडिया और बांग्लादेश के हालात खराब हो पाए। और अब देखो अचानक से सब सही है। अब होता है ना, कोई बांग्लादेश का नाम भी नहीं ले रहा और वहां अब हिंदू माइनॉरिटी बन चुके हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार भी नहीं हो रहा। कैसे? बिकॉज इट वॉज वेरी स्टेज्ड। इन द सेम वे नेपाल में जब चेंज हुआ, ठीक है, अब ये साहब पावर, इनके जो स्टेप्स ले रहे हैं उनसे आप समझ पाओगे, आई टेल यू इन डिटेल, जो स्टेप्स इन्होंने लिया उनके स्टेप्स से आप बता पाओगे कि भाई इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कि भाई जो रीजन था अब उसी को काउंटर किया जा रहा है कि हाँ गरीबी थी, करप्शन था, नेपोटिज्म था, तो अब उसको हटाने के लिए काम किया जा रहा है। दोनों के हम लोग 2-3 चीज डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, ये बड़े आदमी है ना, टाइम 100 में, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 2 चीज, नॉन अलाइनमेंट, कि नेपाल का जो भी लीडर रहा ना इट इज मोस्टली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, और लास्ट जो ओली साहब थे ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना। अब इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में, मतलब हिज कोरोनेशन सेरेमनी में बहुत सारे लीडर्स को बुलाया, जस्ट टू शो दैट नाउ वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो गुड स्टेप ना, ऐसा नहीं, कुछ बुरा नहीं है। अगर ये सबको बुला रहे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ रिश्ता खराब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सबके साथ मेंटेन करना चाह रहे, जो हम भी करते हैं। वेरी गुड स्टेप, ठीक है। इनके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं। सेकंड, कॉलेजेस में कम्युनल पॉलिटिक्स बैन होगी और कैंपस पॉलिटिक्स बैन होगी। होता है ना, दोनों जगह बच्चे उठ रहे थे कि कॉलेज में ऐसा सिखाया जा रहा है कि भाई कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करना इजी है, थोड़ा सा चंदा कर दो, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा चीज जो अब ये कर रहे हैं, इन्होंने प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो कि ओली साहब थे उनको अरेस्ट करवाया है, और ही हैज क्लियरली स्टेटेड एंड मेंशन्ड दैट आई एम नॉट अरेस्टिंग देम, कि बदला नहीं ले रहे हैं, हम इंसाफ करना चाह रहे हैं कि इतना जो बुरा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 30 लोग के आसपास प्रोटेस्ट में मारे गए थे और बहुतों को बहुत नुकसान हुआ था, तो उसके लिए एक प्रॉपर कमिटी बैठाई गई थी। उस कमिटी के रिपोर्ट के हिसाब से दे आर अरेस्टिंग दोस पीपल। उसके बाद एक नेशनल कंप्लेंट सिस्टम बनेगा जिसमें आप हर एक डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको एक्टिवली मॉनिटर कर, आम आदमी मॉनिटर कर पाएगा। सबसे अच्छा चीज जिसकी वजह से मेरे नजर में आए, इन्होंने कहा जो जितने भी सरकारी बाबू लोग हैं ना, सबके बच्चे प्राइवेट में काम करेंगे, सॉरी सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूल बैन होंगे, पर जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी सरकार के बंदे हैं, वो सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में ही पढ़ेंगे। गुड स्टेप, इंडिया में भी होना चाहिए कुछ हद तक। उसके बाद इन्होंने डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, कि भाई सब कुछ जो हो रहा है वो दिखेगा। प्लस इनके जो कैबिनेट है ना, इन्होंने एक छोटा सा कैबिनेट बनाया, उस कैबिनेट में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका एज 51 है। 30% ऑफ द कैबिनेट इज रफली 30 ईयर्स ओल्ड। साउथ ईस्ट एशिया में कहा जा रहा है कि सबसे यंगेस्ट कैबिनेट इनका है। तो आप होता है ना, एनर्जी, डायनेमिज्म, ये सब दिखेगा। उसके बाद एक बार इलेक्शन पे भी ध्यान दे देते हैं, ठीक है। ही हैज वन रफली 182 सीट्स आउट ऑफ 275 सीट्स, अ बिग नंबर, एंड ही हैज वन आल्सो 200 सीट फ्रॉम 299 सीट्स, अगेन अ बिग नंबर। बट इनके पास जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैंडेट आने के बाद जो रिफॉर्म्स है वो 2-3 रिफॉर्म लाए। फर्स्ट, इंटरनेट के बारे में इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट फंडामेंटल राइट बन जाएगा। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, दे हैव सेड कि हम राज्यसभा भी बनाएंगे। देखो ग्राउंड पे क्या, देखो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज है वो समझ, पर ग्राउंड पे क्या चेंज होगा ये कम दिख रहा है। उसके बाद इन बांग्लादेश इट इज सेड दैट जो पीएम का टर्म होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा, लाइक 2 टर्म से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अच्छा सोच के बता कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म से ज्यादा ना कर पाए, तो पावर कैप्चर लोग करने लगते हैं ना, तो ये। उसके बाद अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग, बस ये एक स्टेप है जो मेरे को इनके साइड से अच्छा लगा, बांग्लादेश के रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के भी जो लोग हैं, अगर वो किसी बिल के साथ नाखुश हैं या उस बिल के साथ वो नहीं जाना चाहते तो दे कैन वोट अगेंस्ट इट। इंडिया में अगर ऐसा हो जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, पर होता है ना, तब इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी थोड़ा स्ट्रांग हो पाएगी कि हमेशा जी हजूरी ना करना पाए। एंड लास्ट इज, पहले जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होता था बांग्लादेश में वो हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से होता था। नाउ दे क्रिएटेड अनदर कमिटी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी, वो करेगी, ठीक है। इसमें जितना भी चेंज आया वो रफली देखो अभी हायर लेवल पे आया है, ग्राउंड पे आम जनता के लिए उतना कुछ नहीं। इन द सेम नेपाल में सोचे जितने भी मेजॉरिटी चेंजेस आए दैट इज फॉर द वेरी पीपल, कॉमन पीपल ऑफ नेपाल। और जो गाना इन्होंने लिखा था उसका नाम था नेपाल हंसे को, मतलब इन द एंड द लास्ट लाभ जो होता है ना, जो खुशी वाली हंसी होगी वो नेपाल की होगी। तो आई एम अज्यूमिंग थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि डीप स्टेट का रोल कैसा होता है, कि डीप स्टेट जब पावर पैसा पंप करता है तो जो रिवोल्ट होता है, जो प्रोटेस्ट उसका होता है ना, पूरा रुख बदल जाता है, कहीं और जा रहा, अचानक से पैसा आ रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा तीव्र दिशा में सब बदलने लगता है। और जहां ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमैटिक होता है, वो प्रोटेस्ट के बाद भी दैट रिफ्लेक्ट्स इन इट, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम लोग करेंगे भाई, आजकल इंडिया में कुछ कॉर्पोरेट्स को हो गया, ठीक है, ये कॉर्पोरेट जिहाद वर्ड बहुत चल रहा है और उसके बारे में बात होना चाहिए कि भाई
अब लेंसकार्ट का भी कुछ हो गया, और टीसीएस वाला केस कहां तक पहुंचा, ठीक है, ये भी कि भाई आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो टुमारो विल एग्जैक्टली भाई माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोलना बंद करो, जो एक्चुअल में ना फैक्ट्स पे बात कीजिए, ठीक है। तो हमारे कॉर्पोरेट में कुछ तो फंगस लग गया है, तो कल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।